मातृभूमि टीवी। मैं हूँ राजेश मिश्रा और इस समय आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों, आज मैं बात कर रहा हूँ रिदास और रिदास इंडिया कंपनी के बारे में। साथियों, इससे पहले कि मैं आप लोगों के साथ कुछ बातचीत करूं, सबसे पहले मैं आप लोगों को रमादान की मुबारकबाद देता हूं और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, देखिए, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद रिदास और रिदास इंडिया के मुद्दे पर आपके सामने मुखातिब हूं। देखिए साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे बारे में कुछ वीडियोज़ अपलोड हुए हैं। कुछ भाइयों ने वीडियोस डाले हैं जिस पे उन्होंने किसी ने कहा है कि भाई रिदास इंडिया के लोगों को राजेश मिश्रा ने चीट कर दिया, कि कोई कह रहा है कि धोखा दिया। तो साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इन सारे आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। ये बिना सिर पैर की बातें हैं जिसका कोई भी आधार नहीं है। ये सारी बात कहने के पहले रिदास इंडिया का कोई भी व्यक्ति, रिदास और रिदास इंडिया से संबंधित कोई व्यक्ति आकर के अगर ये बता दे कि राजेश मिश्रा को उसने एक कप चाय भी पिलाई हो या मैंने इस प्रकार से कोई पेशकश की हो, तो आप लोग जो भी सज़ा देंगे वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ और भुगतने के लिए तैयार हूँ। तो ये सारी बातें बिल्कुल निराधार हैं, पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं। इनका कोई भी दूर दूर तक अस्तित्व नहीं है। अब देखिए, कोई आरोप लगा है तो जवाब देना मेरा ज़रूरी बनता है, इसीलिए मैं इन सवालों का जवाब दे रहा हूं। तो सबसे पहले आप लोग अपने अंदर से कन्फ्यूजन पूरी तरीके से दूर कर लीजिए। मैं आप लोगों के साथ पहले भी था, आज भी हूँ और इंशाअल्लाह आगे भी रहूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब मैं सीधा मुखातिब हूं कंपनी के डायरेक्टर श्रीमान अयूब हुसैन जी से। तो अयूब भाई, मैं आपसे ज़रा कुछ पूछना चाहता हूं। आप मेरा चैनल बिल्कुल देखते होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से जो खबर निकलेगी आप तक ज़रूर पहुँचेगी और रिदास इंडिया के सारे रिदास इंडिया के सारे इन्वेस्टर भी मेरी खबरों को देखते हैं और भरोसा करते हैं कि अगर मिश्रा जी हैं तो समस्या का सॉल्व जरूर होगा। और यही समझ करके आप लोग साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल औरंगाबाद के जो मेन कंप्लेनर हैं मोहम्मद रफ़ी भाई, उनसे मेरी काफ़ी देर तक बात हुई थी और उनका ही सामने से मुझे फ़ोन आया था। और तमाम लोग मुझसे बातचीत करते रहते हैं हमेशा। रिदास के इन्वेस्टरों से मेरी लगातार दिन भर में 4-5 लोगों का किसी न किसी का फ़ोन आता ही रहता है और मैं सबको फ़ोन के ऊपर रिस्पॉन्ड भी करता हूं। कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता है कि उसने मुझे फ़ोन किया और मैंने उससे बात नहीं की है। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इस तरह की सोशल मीडिया में बातें चली रिदास इंडिया कंपनी के बारे में, तो चूँकि तमाम कई कंपनीज के इन्वेस्टर्स कॉमन होते हैं, वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं किसी एक कंपनी की न्यूज़ बताता हूं तो उसमें जल्दी से जल्दी दूसरी कंपनी का नाम नहीं लेता हूं और मेरी एक कंपनी में दिया हुआ बयान दूसरी कंपनी पर लागू नहीं होता है, क्योंकि हर कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन अलग होती हैं। हर कंपनी की डायरेक्टर की का जो प्रॉब्लम होता है वो अलग टाइप का होता है, अलग अलग घटनाएं होती हैं। इसके लिए एक मामले का, एक ऑडियो का, एक कंपनी के न्यूज का दूसरी कंपनी से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होता है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैंने खबर चलाई थी तो अगले आधे घंटे में ही मुझे नंबर मिल गया था, क्योंकि तमाम कॉमन इन्वेस्टर थे। मेरा नंबर ढूंढ लेना या और किसी का नंबर ढूंढ लेना जो पब्लिक फील्ड में है, ये बहुत नॉर्मल बात है, बहुत मामूली बात है। और इस रिदास इंडिया वाले मामले में बहुत मामूली सी बात थी कि तुरंत मुझे नंबर मिल गया और मैंने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद मैंने ये तय किया कि भाई उनका इंटरव्यू ले करके उनकी बात लोगों के सामने लाना चाहिए और क्या सच्चाई है ये मुझको जानना चाहिए। और साथियों, मैंने यही काम किया
और थाना के उसी होटल में जहाँ पर आप लोग हमेशा, जो लोग उनसे, थाना वाले, खारघर वाले, जो रिदास इंडिया के इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग उनसे हमेशा मिलते रहते हैं, मैंने वहीं पर पे जाकर के इंटरव्यू लिया था। और जिस समय मैंने इंटरव्यू लिया था उस समय 10 से ज़्यादा इन्वेस्टर भी वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन चूंकि वहाँ पर ये उनका इंडिविजुअल इंटरव्यू था, इसलिए बाकी लोग नहीं दिखाए गए, वरना ये इंटरव्यू किसी प्रकार का अकेले में लिया हुआ इंटरव्यू नहीं था। आप लोग देखते होंगे कई बार जब कोर्ट के बाहर भी हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो कैमरा जिसके ऊपर होता है वही दिखाई पड़ता है उस समय, जबकि कोर्ट के प्रीमाइसेस में हजारों लोग चल रहे होते हैं। तो कुछ लोगों ने सवाल पूछा था कि जिस समय उनका आता पता नहीं चल रहा था, मिश्रा जी ने इंटरव्यू ले लिया था, तो मैं आज साथियों आप लोगों के सामने इंटरव्यू की सच्चाई बता रहा हूँ कि जिस समय मैंने इंटरव्यू लिया था उस समय वहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद थे। और दूसरी बात साथियों, जब दूसरी बार मेरी मुलाकात हुई थी, आप लोग जो लोग मुझे व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं वो जानते हैं कि मेरा मकसद हमेशा ये होता है कि अगर आपसी समझौते से, बीच के किसी रास्ते निकालने से अगर लोगों का पैसा मिल जाता है और एक सही रास्ता निकलता है तो क्या बुराई है। और साथियों मैंने यही एक प्रयास किया था और उस प्रयास के दौरान उसमें मौलाना साहब भी मौजूद थे, खारघर और थाना के तमाम इन्वेस्टर भी वहाँ पर मौजूद थे। मुझे लगता है कि 15 से 20 से ज़्यादा लोग वहाँ पर मौजूद थे और एक बहुत सक्सेसफुल मीटिंग हुई थी। और साथियों उस मीटिंग के बाद भी तमाम इन्वेस्टर 4 बार, 6 बार, 8 बार उन लोगों ने मुलाकात की है। मैंने क्या काम किया था? मैंने सिर्फ ये काम किया था कि मैंने कोई अपनी बात रखना चाहता था या मैंने रखने के लिए दबाव डाला कि आप अपनी बात जो है पब्लिक के सामने रखिए और क्या सच्चाई है उसका बयान करिए। और साथियों उस इंटरव्यू के बाद सबसे बड़ा फायदा ये हुआ था कि पब्लिक डोमेन में उनके द्वारा इकरार किया हुआ कोई वीडियो बिल्कुल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या कहीं पर भी किसी प्रकार से मौजूद नहीं था। जब मैंने यह इंटरव्यू लिया तो आज आप लोगों के सामने सबूत के तौर पर उनका इकरारनामा मौजूद है, जिसपे उन्होंने ये कहा था कि भाई इनके कितने इन्वेस्टर हैं, कितना पैसा जमा किया है और कब तक देने वाले हैं, कहाँ इन्वेस्ट किया था। दूसरी बात, जब सुलह हुदैबिया के नाम से मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के दौरान भी मैडम निदा हुसैन भी मौजूद थी, अयूब हुसैन भी मौजूद थे, मौलाना साहब भी थे, सईद चाचा भी थे और तमाम ऐसे कई लोग वहाँ पर मौजूद थे जिन लोगों की मौजूदगी में मीटिंग हुई थी और मीटिंग में बहुत सारी बातें हुई थी। तो एक तरीके से आप लोगों के सामने उस मीटिंग के बाद या उस इंटरव्यू के बाद आपके पास एक सबूत आ गया, जिस सबूत को आप कोर्ट में भी पेश कर सकते हैं। और अगर वो सबूत को झूठ बताएंगे तो मैं खुद कोर्ट में आके बोलूंगा कि ये इंटरव्यू मैंने लिया था। तो साथियों किसी भी चीज़ में 2 बातें होती हैं। तो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि मेरे इंटरव्यू से आपका बेनिफिट हुआ है और आपके पास एक सबूत है जो कि मेरे चैनल पर चल रहा है। न मैंने उसे हटाया है और न आखिरी दम तक मैं उसे हटाऊंगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। आप लोग भी उसे डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। दूसरी बात साथियों, अब मैं शुरुआत करता हूं और मैं मुखातिब हूं रिदास इंडिया कंपनी के CEO श्रीमान अयूब हुसैन जी से। अयूब भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे कुछ सवालात हैं। मैंने आपका 25 जनवरी का वीडियो भी देख लिया, 7 फरवरी का वीडियो भी देख लिया, 11 मार्च का वीडियो भी मैंने देखा। उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आपने अपने पूरे 3 वीडियो में आप एक एग्रीमेंट का जिक्र कर रहे हैं, कंसेंट लेटर का जिक्र कर रहे हैं, एक प्रकार के नोट की बात कर रहे हैं कि हम एक एग्रीमेंट बना रहे हैं जिसमें मैंने ये कहा है, वो कहा है। तो सर मैं आपसे पहले ये जानना चाहता हूं, मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि जब ये मीटिंग पिछले साल जून या जुलाई के महीने में शायद हुई थी, मुझे एग्जैक्ट अभी महीना याद नहीं आ रहा है, उस समय एक एग्रीमेंट बनाने की बात हुई थी जो कि 20 लोगों के सामने हुई थी। आपने लोगों के सामने ये इकरार किया था कि आप ये एग्रीमेंट 3 दिन के अंदर बना करके लोगों को दे देंगे और उस समय 100 रुपए का स्टैम्प पेपर भी आप लोगों को दिखा रहे थे।
अयूब भाई, मुझे बताइए कि थाना के अंदर कोर्ट नाके पे एक एमओयू बनाना हो, कोई एग्रीमेंट बनाना हो, कोई डीड बनानी हो, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये लगता है, एकदम नोटरी वगैरह करके। लेकिन आपने 3 दिन के अंदर तो छोड़ो, आज साल भर होने को आ गए हैं, आप उसी स्टोरी पर अटके हुए हैं, वही एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, वही नोट की बात कर रहे हैं। आपकी गाड़ी उस एग्रीमेंट के आगे अभी तक नहीं बढ़ी, तो क्यों नहीं बढ़ी? जब आपकी नीयत पूरी तरीके से साफ थी, आप अपने वीडियो में बार बार बोल रहे हैं कि मैं पैसा देना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ, तो भाई मेरे आप मुझे इतना बताइए कि आपने उस दिन एग्रीमेंट बनाकर लोगों को क्यों नहीं दिया था? मैंने आपको 10 बार फोन करके बोला था उस समय कि आप एग्रीमेंट बनाइए, जो वादा आपने किया है उसको पूरा करिए। आपके एग्रीमेंट बना के देने से इन्वेस्टरों को 2 फायदा होता था। सबसे पहली बात, लोगों को एक सब्र मिलता है कि भाई आपने जो वादा किया था वो आपने पूरा किया, आपके ऊपर भरोसा बढ़ता है, लोगों को सब्र मिलता है। और तीसरी बात, लोगों का हाथ मजबूत होता है, उनके पास एक सबूत रहता है कि भाई आपने ये चीज़ लोगों को लिख करके दी है। कल को जब आप अपना वादा पूरा नहीं करेंगे तो लोग सबूत के साथ आपसे पूछ सकते हैं कि भाई आपने ऐसा ऐसा कहा था और आपने अपनी बात पूरी नहीं की, तो आपने वो एग्रीमेंट उस समय बनाकर आपने क्यों नहीं दिया? दूसरी बात, फिर आपने कहा कि अब 31 तारीख को खारघर वालों के साथ मीटिंग होने वाली है, उसके बाद आप पेपर बना के देंगे। तो 31 को तारीख को मीटिंग भी हो गई, उसके बाद भी आपने लोगों को पेपर बना के नहीं दिए। जब आपके सामने लोगों ने यह सवाल खड़ा किया कि भाई आपका प्लॉट कहाँ पे है, आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पे है, आपका गोट का फार्म कहाँ पे है, आपकी कौन सी चीज़ कहाँ पर है, आप लोगों को दिखाइए, लोगों को बताइए। तो आपने कहा था कि आप ज़मीन के पेपर 15 दिन में ला के देंगे। आपने 15 दिन के बाद पेपर भी ला करके लोगों को नहीं दिया। तो आपने पेपर 15 दिन में लाकर क्यों नहीं दिया? लोगों को आपने अंधेरे में रखने की कोशिश की है। लोग कैसे आपके ऊपर भरोसा करेंगे? तो दूसरा सवाल मेरा ये है, पहला सवाल ये कि लोगों को एग्रीमेंट उस समय क्यों नहीं दिया गया। दूसरी बात यह है कि लोगों को जमीन से संबंधित कोई पेपर क्यों नहीं दिखाए गए। तीसरी बात, आपने कहा था कि आपके साथ कुछ लोगों ने गलत किया है, तो जिन लोगों ने गलत किया है उसके ऊपर आपने कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या आपके लिए कानून नहीं था? तो चौथी बात यह है, रमजान का महीना चल रहा है। 11 मार्च को आपका वीडियो आया था और आज 21 मई चल रहा है। तो 21 मई जब चल रहा है तो 2 महीना 10 दिन के दौरान न तो आपका कोई वीडियो आया, न तो कोई आपका ऑडियो आया, न तो लोगों को आपने किसी प्रकार का एश्योरेंस दिया। आप अपने 11 मार्च के वीडियो में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आप 25 अप्रैल तक लोगों को खुशखबरी देने वाले हैं, लोगों को पैसा मिलने वाला है। तो क्या हुआ? आपने किसी को इन्फॉर्म तक नहीं किया कि सिचुएशन क्या चल रही है। अब आप उसके बाद लॉकडाउन और कोरोना का रोना रोएंगे कि भाई ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो मैं क्या करूं? अयूब भाई, ऐसे नहीं चलता है। आप एक सीएमडी हैं, सीएमडी की तरह बात करिए ना भाई। आप अगर 12 महीने देखें एक ही बात करते रहेंगे तो लोग आपको सच कैसे मानेंगे? ऑडियो वीडियो से किसी का पेट भरता है क्या? किसी का पेट अगर भरा है तो बताइए मुझे। आपने तब से क्या डेवलपमेंट किया? इस केस में कितने लोगों को पैसा दिया? क्या अमाउंट आपने पेड किया? लोगों को पैसा देने के लिए आपने क्या कदम उठाए? आपने उस समय कोर कमेटी बनाने की बात कही थी, तो कोर कमेटी आपने क्यों नहीं बनाया? इन चीजों का जवाब लोगों को चाहिए ना। अगर आप सारा काम अपने हिसाब से करेंगे तो ये तो अच्छी बात नहीं है किसी भी तरीके से। दूसरी बात, आपके सारे मोबाइल नंबर बंद आ रहे हैं, आप लोगों के कम्युनिकेशन में नहीं हैं।
ईमेल करेंगे, ईमेल में भी लोग आप सबको ईमेल का रिप्लाई भी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे काम नहीं चलता है। एक सीएमडी का काम करने का ये तरीका, सीएमडी का ये वर्किंग स्टाइल नहीं होता ऐसा जैसा आप काम कर रहे हैं। आज मैडम निदा हुसैन जो अरेस्ट हैं, उनके पीछे सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने उस इंटरव्यू में वादा किया था कि आज के बाद सबका फ़ोन उठाएंगे, सबके कम्युनिकेशन में रहेंगे, सबसे बात करेंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने किसी का फ़ोन नहीं उठाया और ग्रुप्स के अंदर भी, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी उन्होंने किसी को रिप्लाई नहीं दिया। आज उनके जेल जाने का सबसे बड़ा कारण यही है। लोग सब्र भी करने को तैयार थे, लोग समझने को भी तैयार थे, लेकिन किसी का कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था। आज आपके ऊपर औरंगाबाद में एफआईआर हो गई है एमपीआईडी के एक्ट के तहत। थाना के अंदर भी एफआईआर की प्रक्रिया पूरी तरीके से चल रही है। तो आपको गिरफ्तार होने से कोई नहीं बचा सकता, दुनिया की कोई ताकत। आज आपको लोगों के सामने आकर के लोगों की समस्या को सॉल्व करना चाहिए। कल मोहम्मद रफ़ी भाई से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि मिश्रा जी, अगर किसी को 5 लाख में से अगर 2 लाख मिल गया होता, आधा पैसा भी हमको मिल जाता, तो हमारा काम चलता रहता और हम लोग परेशान नहीं रहते थे। हम इंतजार कर लेते 2-4 महीना, लेकिन पूरा साल भर पूरा बीत जा रहा है और आपकी पूरी गाड़ी जो है सिर्फ एग्रीमेंट पे अटकी हुई है आकर के। तो भाई सबर की गोली आप कब तक लोगों को देते रहेंगे? आपका काम जमीन पर भी तो कुछ दिखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपने उस पे आप औरंगाबाद वालों को पूरी तरीके से आप हल्के में ले रहे थे, मालेगांव बुल्ढाना का जिक्र नहीं कर रहे थे। अभी आपने अपने पूरे वीडियो में खारघर का नाम कहीं नहीं लिया है। तो क्यों नहीं लिया भाई? तब तो आपने खारघर का पैसा देने का वादा किया है ना। आप रिदास और रिदास इंडिया के नाम से खारघर वालों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं कर सकते। इसमें सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब निदा हुसैन ने जब रिदास के नाम से कंपनी खोली, तो आपने उस नाम के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? ये तो आपका ट्रेडमार्क था ना। कोई आपके ऑफिस में काम करने वाला एम्प्लॉई अगर एक ऑफिस आपके नाम से खोलता है, तो बिना आपकी रजामंदी को ऑफिस कैसे खोल सकता है भला? तो इसमें आप मुकरने की कोशिश मत करिए, आप इसमें मुकर नहीं सकते और सारी समस्याओं का समाधान आपको करना ही पड़ेगा। और आप ये कहकर बचने की कोशिश मत करिए, आप बता रहे हैं कि मैं जेल चला जाऊंगा तो पैसा कौन देगा, तो ये क्या होगा। ये कोई समझाने का तरीका नहीं हुआ। इससे लोगों का पेट नहीं भरने वाला है और लोगों की समस्या खत्म होने वाली नहीं है। आप लोगों के सामने आइए, लोगों से बात करिए और उनका पैसा उनको प्रॉपर टाइम पे उनको दीजिए। सिर्फ एग्रीमेंट एग्रीमेंट एग्रीमेंट, एमओयू क्या होता है? एमओयू एग्रीमेंट, जब लोगों का भरोसा खत्म हो जाता है तो उसमें एमओयू एग्रीमेंट का कोई मायना नहीं रखता है। आपने 100% वादा किया था। कोई व्यक्ति जब 100% का वादा करता है और उसमें से अगर 50% काम भी कर देता है, 40% भी काम कर देता है, तो वो सबसे बड़ा भरोसा होता है। वहाँ पे एग्रीमेंट एमओयू से ज़्यादा सामने वाले का भरोसा हो जाता है कि ठीक है भाई, इसने वादा किया था और अपना वादा पूरा किया। पूरा नहीं कर पाया तो आधा पूरा किया, आधा नहीं कर पाया तो 40% पूरा किया। एग्रीमेंट रखने से किसी का पेट भरने वाला है? तो अयूब भाई, ये सारी हरकतें आप बंद करिए भाई। लोगों से फ़ोन पे बात करिए, लोगों के सामने आइए, लोगों को पैसा पेड कीजिए। मैंने सारे ऑडियो वीडियो लोगों के सुनता रहता हूँ जो बाकी चैनल्स पे उनके चलते हैं। आज भी लोग पूरी तरीके से तैयार हैं कि अगर आप सामने आकर के लोगों का रास्ता निकालते हैं, लोगों को पैसा देने की शुरुआत करते हैं, तो सबको तो अपने पैसे से मतलब है। किसी से आपका कोई ज़मीन का बंटवारा तो है नहीं, कोई पारिवारिक दुश्मनी तो है नहीं, ये आप भी समझते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता होगा कि कहीं पे घुस के बैठने से, छुप के रहने से ये सारा समस्या सॉल्व हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता था तो अब तक पुलिस इस पे एक्शन कर चुकी होती थी।
और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर मुंबई पुलिस पीछे पड़ जाती है तो कोई कहीं नहीं भाग सकता, ये तो आप जानते ही होंगे। इसमें तो मुझको कोई लगता है कि आपको दो राय नहीं होनी चाहिए। तो इसमें सबसे अच्छी बात यही होगी कि समस्या का अगर कोई समस्या खड़ी हो गई है और आप कंपनी के डायरेक्टर हैं तो उस समस्या का समाधान कैसे होगा, इस पे आपका विचार चलना चाहिए, न कि समस्या को बढ़ाते रहना चाहिए। आज आप समस्या को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं ना, लोगों को केस करने के लिए, कोर्ट में जाने के लिए आप ही ने मजबूर किया है। इस पे इन्वेस्टरों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनका पैसा कंपनी में गया है। 9 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख लोग डाल के बैठे हुए हैं। तो अगर वो कोर्ट में नहीं जाएंगे तो क्या काम करेंगे? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी वक्त है, आपके पास अभी मौका है। लोगों का पैसे का मामला है, लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए, बाकी दूसरी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। लोगों को इमोशनल कर करके, लोगों को अपनी बातें बता करके कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा नहीं काम चलता है। मैं देने वाला हूँ, मैं देने वाला हूँ। आप 80 बार एक वीडियो में यही बात कर रहे हैं कि मैं देने वाला हूँ, देने वाला हूँ। यही बात तो आप पिछले साल जून जुलाई में भी कर रहे थे, यही बात आप 2019 में कर रहे थे, वही बात आप 2020 में भी आप वही बात कर रहे हैं। तो आपके दोनों बातों में क्या फ़र्क रह गया? क्या डेवलपमेंट हुआ? आखिर अगर कोई यकीन करे तो कैसे करे, आप पहले मुझको ये बताइए। 11 मार्च से लेकर के पहली बात आपका फ़ोन बंद है, दूसरी बात आप ईमेल पे भी लोगों को रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, तीसरी बात आपका वीडियो जनवरी में आया, फरवरी में आया, मार्च में आया, अब अप्रैल और मई के अंदर लोग इस समय कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं, लोगों का सारा काम धाम बंद है। रमज़ान का महीना भी चल रहा है, किसका किस सुख दुख से, किस तकलीफ से कैसा काम चल रहा है, क्या आपको इस बात का अंदाज़ा है? जो आपके पैसे के भरोसे थे उनका जीवन कैसे चल रहा होगा, क्या आपको इस बात का अंदाज़ा है? अगर आपका अंदाज़ा है तो आपका कोई रिप्लाई लोगों के सामने क्यों नहीं है? बार बार आप इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कर रहे हैं, मैं ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप रमज़ान की एक शुभकामनाएं तक लोगों को आपने नहीं दिया। रमज़ान में लोग किस परेशानी से हैं, अगर लोगों को 4 से 10 20 हज़ार रुपये मिला होता तो लोग इफ्तारी और रोज़ा तो खोलते थे अच्छे से। तो कथनी और करनी में फ़र्क रहने से लोगों का विश्वास घटता है। आज अगर लोगों की बात सुनती होती थी, निदा हुसैन अगर लोगों को रिप्लाई देती थी तो आज उनको जेल में नहीं रहना पड़ता था। लेकिन लोगों की समस्या को समाधान करने के बजाय लोगों की समस्या को और बढ़ाया गया। यही वजह है कि इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप लोगों के सामने थे तो क्या लोगों ने आपको खा लिया था? तो आज इस समस्या का समाधान करने की दिशा में आपको सोचना चाहिए। समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आज महाराष्ट्र में, बंबई में हो रहा है, औरंगाबाद में हो रहा है, कल बुल्ढाना में, मालेगांव में और कई जगहों पर भी होगा। तो आपको क्या लग रहा है कि आप समस्या को घटा रहे हैं कि आप समस्या को बढ़ा रहे हैं? आज भी आपको इन्वेस्टरों ने काफ़ी मौका दिया है। आज भी लोग इस बात की बात कर रहे हैं कि अगर आप सामने आते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करना शुरू करते हैं तो अच्छा रहेगा। लेकिन आप समस्याओं को बढ़ाने का काम अगर करेंगे तो कानून में हर चीज़ की सज़ा है, आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर वही निदा मैडम वाला इतिहास आप दोहराना चाहते हैं तो फिर आप बैठे रहिए, फिर अंडरग्राउंड होके।
समस्या का समाधान करना चाहिए। आज लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सारे सवालों का जवाब भी आप देंगे, लोगों की समस्याओं का समाधान तुरंत करेंगे। समस्या को बढ़ाने के बजाय समस्या को घटाने का काम करिए। आज भी किसी भी इन्वेस्टर को अपने पैसे से मतलब है। अगर उसको उसका पैसा मिल जाता है या आपका कोई ठोस कदम उनकी आंखों के सामने दिखता है, तभी लोग कुछ सोचेंगे। वरना लॉकडाउन खत्म होने के बाद पुलिस अपना काम शुरू कर देगी। अभी तमाम पुलिस वाले अपने बंदोबस्त में लगे हुए हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इन्वेस्टरों की दुख और तकलीफ को समझिए, समस्याओं का निवारण जल्द से जल्द करिए। लोगों को पैसा मिलना चाहिए और सब कुछ ट्रांसपेरेंट दिखना चाहिए। सब कुछ अंधेरे में रख करके ऐसे कंपनी ऐसे नहीं चलता है काम कि किसी इन्वेस्टर को पता ही नहीं है कि उसमें चल क्या रहा है। ऑडियो वीडियो के सहारे अयूब भाई कोई काम नहीं चलता है। ग्राउंड लेवल पे कंक्रीट कोई काम दिखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, इसमें अल्लाह ताला आपको दिमाग दे सोचने के लिए कि आप लोगों के सामने आइए, लोगों की समस्याओं का निवारण कीजिए, लोगों को पैसा दीजिए और आगे आपका क्या सिस्टम है वो पूरा लोगों के सामने खड़े होकर के समझाइए। ईमेल और टेलीग्राम के ज़माने में मत लौटिए। लोग इसलिए ये हिसाब से करते हैं कि भाई चलो मंथली पैसा आएगा। आज 1 साल भर आप एग्रीमेंट पे ही अटके हुए हैं, तो आप ऐसा मत करिए। अभी भी आप 11 मार्च के वीडियो में बोल रहे हैं कि एग्रीमेंट तैयार हो रहा है। कैसा एग्रीमेंट है कि जो 3-3 महीना सिर्फ तैयार होता रहता है अयूब भाई? 1 घंटे में डीटीपी हो जाती है किसी भी एग्रीमेंट की और 15 मिनट में नोटरी हो जाता है। पैसा किसी को भेजना है तो ट्रांसफ़र हो जाता है। डिजिटल के ज़माने में सन 47 की बातें करेंगे तो कैसे बात होगा बताइए? इन्वेस्टर यहाँ पर मैच्योर हैं, उनको हमेशा आप मुगली गुट्टी 555 पिलाएंगे तो नहीं चलेगा भाई। सामने करके काम करके दिखाइए, उसका रिजल्ट लोगों को दिखना चाहिए। और जो बात आप बोलते हैं अगर उसका 60% भी काम होता है तो लोगों को लगता है कि सामने वाले ने वादा किया, उसने काम करने की कोशिश की और 60% काम करने में कामयाब हुआ है, इसका मतलब वो 40% काम भी करेगा। लेकिन जब उस पर 1% भी काम नहीं होता है तो आदमी फिर संदेह के घेरे में आ जाता है। तो जिस तरीके से ऑफिस में बैठ के पैसा लिया गया था उसी तरीके से लोगों के सामने आकर के लोगों की समस्या का समाधान करिए आप। कबड्डी मत खेलिए। ये मैंने आपका 3 वीडियो सुन करके और लोगों की समस्याएं सुन करके दिन भर मुझे रिदास के लोगों का फ़ोन आता रहता है, कम से कम 5 फ़ोन डेली आता है।
लेकिन आज आपसे कोई बात नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो एक फ़ोन पे आपका रिप्लाई हो, ऐसा किसी को रिप्लाई नहीं मिल रहा है। हमको नहीं मिल रहा है, बाकी तो छोड़ दीजिए, क्योंकि फ़ोन बंद है सब। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस मुद्दे पर जो बात मैंने आज उठाई है, जो बात मैंने कहा है, इस पे आप कोई ठोस कदम उठाएंगे और लोगों की समस्या का समाधान तुरंत करेंगे। और आंख मिचौली का खेल तो बंद करिए। इन चीजों से समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। जो वादा आपने मेरे इंटरव्यू में किया था, जो वादा आपने लोगों से मिल के किया था, जो वादा आपने सुलह हुदैबिया की मीटिंग में किया था, जो वादा आपने अपने 4-5 वीडियोस में किया है, उस वादे को आप निभाइए। मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है कि आपका कोई न कोई रिप्लाई इस पे ज़रूर आएगा और इन्वेस्टरों के लिए कोई ऐसा कदम उठाया जाएगा जिससे लोगों को खुशी मिले, उन्हें पैसा मिले और उनका पैसा मिलने का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो। और इदास इंडिया के सभी इन्वेस्टरों से, चाहे वो खारघर के हो, चाहे वो थाना के हो, चाहे बुल्ढाना के हो, चाहे वो औरंगाबाद के हो, चाहे मालेगांव के हो, चाहे वो कर्नाटका के हो, सभी इन्वेस्टरों से मैं वादा करता हूं कि राजेश मिश्रा आपके साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर खड़े रहेंगे। आपके साथ एक भी रुपए का धोखा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। और मैं अयूब हुसैन जी आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से लोगों ने सब्र किया है, मौका दिया है, उनके सब्र का इम्तिहान आप मत लीजिए। उनको उनकी अमानत वापस कीजिए और आपका स्टैंड क्या है इस मामले पे, इसको जल्द से जल्द आप क्लियर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी लोगों से लेता हूं विदा। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।